नमस्ते साथियों, सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम प्राकल्पना के बारे में पढ़ रहे थे। हाइपोथेसिस, प्राकल्पना क्या होती है, प्राकल्पना की विशेषताएं, प्राकल्पना के प्रकार। इससे पहले हमने प्राकल्पना के प्रकार पढ़े थे कि प्राकल्पना के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार बताए थे: अनुभविक एकरूपता से संबंधित, आदर्श प्रारूपों से संबंधित और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। अनुभविक एकरूपता से संबंधित है कि ऐसी प्राकल्पनाएं जो विभिन्न हमारी पुरानी कहावतें, मुहावरों, किंवदंतियों, लोकोक्तियों से संबंधित हो, हमारी पुरानी विचारधाराओं से संबंधित हो। दूसरी थी आदर्श प्रारूप से संबंधित और तीसरी थी विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। आज हम प्राकल्पना का क्या महत्व है इस बारे में अध्ययन करेंगे कि प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए, अनुसंधान के क्षेत्र में शोधकर्ता के लिए, अध्ययनकर्ता के लिए, एक वैज्ञानिक के लिए क्या क्या, किस किस फील्ड में किस किस जगह सहायक होती है। वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसंधानकर्ता, सामाजिक संरक्षण आदि में प्राकल्पना अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन में, अनुसंधान में, शोध में और विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों में प्राकल्पना अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। प्राकल्पना वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किए गए अनुसंधान आदि को निर्देशित करती है, उसको नियंत्रित करती है और संचालित करती है। यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान हो रहे हैं वो सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति से होने चाहिए और वैज्ञानिक पद्धति से होने वाले इन सामाजिक अनुसंधानों को प्राकल्पना एक नई दिशा देती है, एक दिशा प्रदान करती है, उनको निर्देशित करती है, उनको नियंत्रित करती है, उनको संचालित करती है। इस प्राकल्पना के बिना अध्ययन कार्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। प्राकल्पना अनुसंधान के प्रत्येक चरण की समस्या की व्याख्या से लेकर निष्कर्ष तक को क्रमबद्ध और व्यवस्थित करता है। यानी कि प्राकल्पना एक ऐसी चीज़ है जो शुरू से लेकर अंत तक अनुसंधानकर्ता के लिए और अनुसंधान के लिए, दोनों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यानी कि प्रथम चरण जो समस्या की व्याख्या से लेकर अंत का जो चरण है, निष्कर्ष निकालना, सिद्धांत निर्माण करना, वहाँ तक प्राकल्पना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहोदा और कुक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने इस प्राकल्पना का महत्व स्पष्ट किया है कि प्राकल्पनाओं का निर्माण तथा सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकल्पना का निर्माण करना और प्राकल्पना के द्वारा जो तथ्य बनाए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं, जो बातें की गई है, उनका सत्यापन करना। लुंडबर्ग और गुडेओ हार्ट ने भी प्राकल्पना के महत्व पर काफ़ी प्रकाश डाला है और कहा है कि प्राकल्पना अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक चरण है। गुडेओ हार्ट ने लिखा कि अच्छे अनुसंधान में प्राकल्पना का निर्माण करना प्रमुख चरण है। यानी कि एक अच्छा अनुसंधान तब माना जाएगा जब एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण हो। अनुसंधान के विभिन्न चरणों में प्राकल्पना के महत्व को हम देखेंगे तो निम्न 5 महत्व है, कहीं कहीं 6 महत्व बताए गए हैं। पहला महत्व है समस्या की व्याख्या में सहायक, दूसरा है अध्ययन की दिशा में सहायक, तीसरा है अध्ययन क्षेत्र सीमितता के चयन में सहायक, चौथा है उपयोगी तथ्य संकलन में सहायक, पांचवा है तर्क संगत निष्कर्षों में सहायक और छठा है सिद्धांत निर्माण में सहायक। पहला है समस्या की व्याख्या में सहायक कि प्राकल्पना किस प्रकार अनुसंधान को एक दिशा देती है, किस प्रकार अनुसंधान में वो सहायता प्रदान करती है। कि सामाजिक अनुसंधान का जो प्रथम चरण है समस्या की व्याख्या करना होता है और अनुसंधान में समस्या की व्याख्या कारण प्रभाव के रूप में की जाती है। इस कार्य को करने में प्राकल्पना विशेष सहायता करती है। अनुसंधान में समस्या की व्याख्या प्राकल्पना के रूप में की जाती है, यानी कि प्राकल्पना इस समस्या की व्याख्या करती है। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन की समस्या को स्पष्ट किया जाता है कि किन किन कारणों का परस्पर गुण संबंध या कारण प्रभाव के रूप में अध्ययन किया जाएगा। दूसरा है अध्ययन क्षेत्र की दिशा में सहायक। वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा का निश्चित होना अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन की दिशा से तात्पर्य है कि वैज्ञानिक किन तथ्यों, जानकारी तथा आंकड़ों को एकत्रित करे और किन को नहीं। ये उस अध्ययन की दिशा का निर्धारण प्राकल्पना करती है कि वैज्ञानिक किन तथ्यों को, किन जानकारियों को, किन आंकड़ों को एकत्रित करे और किन को छोड़े। इसके निर्धारण में प्राकल्पना वैज्ञानिक की सहायता करती है, वैज्ञानिक का दिशा निर्धारण करती है, जिससे वह अध्ययन के क्षेत्र में इधर उधर भटकने से बचता है। पीवी यंग ने लिखा है कि प्राकल्पना से अनुसंधानकर्ता ऐसे तथ्यों को एकत्रित करने से बच जाता है जो बाद में अध्ययन विषय के लिए व्यर्थ सिद्ध होते हैं, यानी कि उस अध्ययन के लिए उन तथ्यों का कोई योगदान नहीं होता।
प्राकल्पना के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिकों को किन तथ्यों का अध्ययन करना है तथा कौन कौन से परीक्षण करने हैं। इस प्रकार से प्राकल्पना वैज्ञानिकों को अध्ययन की दिशा और दशा दोनों प्रदान करके अध्ययनकर्ता का क्या समय बचाती है, धन बचाती है और श्रम बचाती है। यानी कि किस दिशा में अध्ययन करना है और किस दशा में अध्ययन करना है, किस दशा तक अध्ययन करना है, ऐसा करके प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता का समय बचाती है, धन बचाती है और उसका श्रम बचाती है। तीसरा है अध्ययन क्षेत्र की सीमितता व चयन में सहायक। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्राकल्पना के निर्माण के बाद अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। प्राकल्पना निश्चित तथ्यों को परस्पर कारण प्रभाव क्रम में वर्णन करती है। उसकी जांच के लिए अनुसंधानकर्ता को अध्ययन का ऐसा क्षेत्र चुनना होता है जहां पर प्राकल्पना की जांच की जा सके। अध्ययन के क्षेत्र तथा विषय को प्राकल्पना सीमित और स्पष्ट कर देती है। प्राकल्पना के कारण अध्ययन का क्षेत्र दो बातें हो जाती है। एक तो अध्ययन का क्षेत्र क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। जब अध्ययन का क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है तो अनुसंधानकर्ता को अध्ययन करने में, तथ्य एकत्रित करने में कठिनाई नहीं होती। और जब क्षेत्र सीमित हो जाता है, उसका अध्ययन क्षेत्र सीमित हो जाता है, तो भी वो आसानी से तथ्य एकत्रित कर सकता है, अध्यापन कार्य, अनुसंधान कार्य कर सकता है। इसे अनुसंधानकर्ता सरलतापूर्वक अपना ध्यान उस क्षेत्र के चुनाव करने में लगाता है जहाँ उसे आवश्यक तथ्य उपलब्ध होते हैं। अनुसंधानकर्ता क्षेत्र का चुनाव करने के बाद उसे सीमित भी कर देता है और सीमित क्षेत्र का अध्ययन आसानी से होता है, अच्छी तरीके से होता है, गहराई से होता है। और समस्या के अनेक पहलू होते हैं। अध्ययन का चुना हुआ क्षेत्र भी यदि व्यापक हो तो अध्ययन गहरा नहीं हो सकता, लेकिन प्राकल्पना उसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देती है। सीमित करने से गहन अध्ययन संभव हो जाता है। अध्ययनकर्ता विस्तृत क्षेत्र में से अध्ययन से संबंधित जानकारी एकत्रित करता है क्योंकि उसका लक्ष्य प्राकल्पना स्पष्ट कर देती है। यानी विस्तृत क्षेत्र में से केवल उस क्षेत्र का ही वो अध्ययन करता है जहाँ पर उसको तथ्य एकत्रित करने हैं। इस प्रकार प्राकल्पना उसके लक्ष्य को आसान बना देती है। चौथा है उपयोगी तथ्य संकलन में सहायक। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो। इसके लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करे जो अध्ययन की समस्या से संबंधित और उपयोगी हो। यानी केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करें जो उसके काम आने वाले हैं। बिना फालतू के तथ्यों को एकत्रित ना करें, श्रम और समय व्यर्थ ना करें। जब अध्ययन की समस्या स्पष्ट, सुनिश्चित तथा कारण प्रभाव के क्रम में नहीं होती है तो वैज्ञानिक के लिए उपयोगी और अनुपयोगी दोनों ही तथ्यों का पता लगाना कठिन हो जाता है। साथ ही संबंधित और असंबंधित तथ्यों में भी अंतर करना कठिन हो जाता है कि उस अध्ययन से संबंधित कौन से तथ्य हैं और असंबंधित कौन से तथ्य हैं, कौन से तथ्य मेरे लिए उपयोगी हैं और कौन से तथ्य मेरे लिए अनुपयोगी है। इनका निर्धारण करना कठिन हो जाता है। इसके लिए प्राकल्पना उसको उपयोगी तथ्य संकलन में सहायता प्रदान करती है। प्राकल्पना में जिन कारकों के कारण प्रभाव संबंध प्रास्थापना के रूप में होते हैं, केवल उनकी जांच करने में संबंधित तथ्यों को अध्ययनकर्ता एकत्रित करता है। इस प्रकार प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को प्रतिशत संबंधित तथा उपयोगी तथ्यों को एकत्रित करने में सहायता ही नहीं करती बल्कि उस पर नियंत्रण भी रखती है, उस पर कंट्रोल भी रखती है ताकि अनुसंधानकर्ता अपने मार्ग से भटके नहीं, अपने पथ से भटके नहीं। पांचवा है तर्क संगत निष्कर्षों में सहायक। जो भी वैज्ञानिक अध्ययन प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होते हैं उससे अध्ययन के अंत में निष्कर्ष निकालने में प्राकल्पना बहुत सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन यानी कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन तीनों प्राकल्पना को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि प्राकल्पना सत्य है अथवा असत्य। प्राकल्पना में जिन तथ्यों का परस्पर गुण संबंध दिया गया होता है उन्हीं की सत्यता की जांच की जाती है। छठा है सिद्धांत निर्माण में सहायक। वास्तविकता तो यह है कि प्राकल्पना सबसे महत्वपूर्ण योगदान विज्ञान में सिद्धांतों के निर्माण में सहायता। प्राकल्पना विज्ञान में या समाजशास्त्र में या अनुसंधान में, शोध में सिद्धांत निर्माण में सहायता करती है। प्राकल्पना व्यावहारिक तथा उपयोगी होती है जो मुख्य विज्ञान तथा सिद्धांत से संबंधित होती है। अनुसंधान का अंतिम चरण प्राकल्पना की तथ्यों के आधार पर जांच करना है। अध्ययनकर्ता प्राकल्पना की जांच करता है और यदि वो प्राकल्पना सत्य सिद्ध होती है तो वो सिद्धांत बन जाता है, और यदि असत्य सिद्ध होती है तो अनुसंधानकर्ता उसको छोड़ देता है और नए प्राकल्पना का निर्माण करके नए अनुसंधान में, नए अध्ययन में वो लग जाता है और अनुपयोगी चीज़ को या जो सिद्धांत सत्य सिद्ध नहीं हो रहा हो उसको छोड़
देता है और सत्य सिद्ध होने पर वो सिद्धांत रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। यानी कि प्राकल्पना सिद्धांत निर्माण में भी बहुत अधिक सहायता प्रदान करती है। वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकल्पना से प्रारंभ होता है और अंत में प्राकल्पना पर आकर ही समाप्त होता है। यानी कि प्राकल्पना का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है, सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक शोध है, उसकी शुरुआत प्राकल्पना से होती है और खत्म भी प्राकल्पना पे होता है। अनुसंधान के प्रत्येक चरण में प्राकल्पना की भूमिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कहना कठिन है कि अमुक भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है और अमुक भूमिका कम महत्वपूर्ण है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इस चरण की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसकी भूमिका कम महत्वपूर्ण है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि प्राकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया प्राकल्पना के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि प्राकल्पना एक तरह से सिद्धांत से पूर्व का सिद्धांत है और इस पूर्व सिद्धांत के आधार पर ही उस सिद्धांत निर्माण किया जाता है, वो अध्ययन कार्य किया जाता है, वो अनुसंधान किया जाता है। यानी कि संपूर्ण जो अध्ययन कार्य है, अनुसंधान कार्य है, वो इस प्राकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। हमने पढ़ा कि प्राकल्पना है वो अनुसंधान के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। लेकिन कहीं कहीं प्राकल्पना की कमियां भी होती है, प्राकल्पना की अपनी सीमाएं भी होती है। इन कमियों को, इन सीमाओं को भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि पहली है अनुसंधानकर्ता की असावधानियाँ, दूसरा है प्राकल्पना को अंतिम मार्गदर्शक मानना, तीसरा है अध्ययन में पक्षपात और चौथा है प्राकल्पना के अनुसार तथ्य संतुलन, पांचवा है सामाजिक घटनाएं जटिल और परिवर्तनशील होती है। क्योंकि सामाजिक घटनाएं जटिल होती है, परिवर्तनशील होती है, इसलिए जो प्राकल्पना आज बनाई जाती है और आज के 6 महीने बाद, 1 साल बाद उस प्राकल्पना में अंतर आ जाता है, उस सामाजिक घटना में परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील और जटिल होने के कारण आज जिस प्राकल्पना का निर्माण किया गया है, हो सकता है कि आज के 1 साल बाद वो प्राकल्पना सिद्धांत निर्माण में कोई सहायक सिद्ध नहीं है। अब प्राकल्पना के निर्माण के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की कठिनाइयाँ आती है कि पहली है सैद्धांतिक ढांचे संबंधित, दूसरी है प्रविधियों संबंधित, तीसरी है समाज की जटिलता व परिवर्तनशीलता संबंधित, और चौथी है वैज्ञानिक का पक्षपात संबंधित। थैंक यू।